नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। ठीक है, मैं एजुकेशन को पीछे ले जाना चाहते हैं, मैं तो एक दिन देखूंगा जी। आप मुझे देखें जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम JNN स्पेशल में मैं हूं अहमद सगीर और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो कि कमीशन में तब्दील हो चुकी है उस पर इसकी क्या वजूहत हुई है, इसको ऐसी कौन सी ज़रूरत थी कि गवर्नमेंट ने जो है काउंसिल को कमीशन में तब्दील कर दिया। काउंसिल का और कमीशन के दरमियान फ़र्क क्या है और इस फ़र्क से क्या काउंसिल जो है वो बेहतर हो जाएगी, या ऐसा तो नहीं कि बाकी कमीशन की तरह जो है इसके ऊपर भी हुकूमत अपना होल्ड कर लेगी और फिर वही जिस तरह इससे पहले होता आया कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कमीशन जो है वो हुकूमत की भाषा बोलते रहे, हुकूमत की बोली बोलते रहे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद मियाँ, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या कर दिया है हुकूमत ने? अच्छी भली काउंसिल थी, काम भी कर रही थी, बेहतरीन, मैं देख रहा था इतने अरसे से हम लोग जो है वो काउंसिल को ऑब्जर्व करते चले आ रहे हैं, BSc द जर्नलिस्ट। ये यकायक हुआ क्या है कि उसको उठा के उन्होंने जो है कमीशन बना दिया? असल में हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी और वो ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट से जो सेनेट था उससे मंजूर नहीं हो सका। उसके बाद फिर एक इन्होंने बीच में टेम्परेरी काउंसिल बनाई मिनिस्ट्री ने, फिर एक ऑर्डिनेंस आया और वो ऑर्डिनेंस अदालत आलिया ने उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। तो उस ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना था और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ख़त्म हो गई थी। फौरी तौर पर कोई रास्ता नहीं था तो अदालत ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेडिकल काउंसिल बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल काउंसिल नॉमिनेट कर दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जो रिसेंटली रिटायर हुए थे, उनको चेयरमैन लगाया। और तो काउंसिल के और मेंबर्स कौन कौन से? 7 वाइस चांसलर थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के। अच्छा। 7 वाइस चांसलर थे, एक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे और एक सेक्रेटरी है। काउंसिल की जिम्मेदारियां क्या थी? काउंसिल की जिम्मेदारियां मेडिकल एजुकेशन को पाकिस्तान में रेगुलेट करना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आना और इंटरनेशनल इदारों से इसको मनवाना। तो अब जब कमीशन बन गया है तो अब ज़ाहिर बात है कि अब हुकूमत का पूरी तरह से होल्ड आ गया है। प्राइम मिनिस्टर, ये कमीशन का जो चेयरमैन होगा कौन नामजद करेगा? कमीशन जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है और जॉइंट सेशन से बना है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अप्रूव नहीं किया था तो फिर मजबूरन लेकर आए हैं। ओरिजिनल एजेंडे पे नहीं था, फिर उन्होंने सप्लीमेंट्री एजेंडे में डाला और FATF की वजह से जॉइंट सेशन हुआ और उसमें मेजॉरिटी थी हुकूमत की 10 वोटों से, तो ये बाकी बिलों के साथ ये भी अप्रूव हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डेंटल काउंसिल इससे पहले इसकी बुनियादी जो इसका जो किरदार था, डू यू थिंक के वो को प्रॉपर अदा नहीं कर रही थी जिसकी वजह से इनको कमीशन में इसको कन्वर्ट करना पड़ा, या कोई इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, या क्या है, क्या बेसिकली कहानी क्या है? बुनियादी तौर पर एक्चुअली पिछले सालों में गुज़श्ता डेकेड में देखें तो मेडिकल काउंसिल ने बड़े अच्छे काम किए हैं, इंटरनेशनल इदारों से ये तस्लीम शुदा भी थी। लेकिन बाद में पार्टीबाजी, ग्रुपिंग, पॉलिटिक्स इसके अंदर आ गई और खींचत आनी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में 2015 में एक अदालती रिट के ज़रिए काउंसिल टूटी। फिर एक एडहॉक काउंसिल बनी, जनरल कियानी उसके हेड थे। उनका काम था कि नई काउंसिल के लिए इलेक्शन करवाए जाए। उन्होंने नई काउंसिल के लिए इलेक्शन करवाए और उस इलेक्शन के बाद वो जो बॉडी बनी वो भी बहुत थोड़ा अरसा चली और उसकी वो भी नॉमिनेट की गई थी थ्रू ऑर्डिनेंस। हुए इलेक्शन थे लेकिन एक ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन हुए थे और वो ऑर्डिनेंस फिर सेनेट से अप्रूव नहीं हो सका। जब वो अप्रूव नहीं हुआ तो वो बॉडी भी ख़त्म हो गई, लेकिन वो चलती रही और 2017 में, नवंबर 2017 में जस्टिस साकिब निसार ने एक सुओ मोटो के ज़रिए, पहले ही फैसला हुआ था लाहौर हाई कोर्ट का, उस पर अमल दरामद कराया और वो काउंसिल टूट गई। फिर दिसंबर 2017 में उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक एडहॉक काउंसिल बनाई। उस एडहॉक काउंसिल का मकसद तो ये था कि वो एक रेगुलर काउंसिल बनाए, इलेक्शन प्रोसेस में जाए, लेकिन वो काउंसिल भी इलेक्शन प्रोसेस में नहीं गई
और पूरा 1 साल 1 माह काम करने के बाद 5 जनवरी 2019 को वो कौंसिल टूट गई और नया ऑर्डिनेंस आ गया। जो नया ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेके आई उसके तहत एक कौंसिल बनी जिसके 17 मेंबर थे। वो सारे के सारे मेंबर नॉमिनेटेड थे। वो कौंसिल प्रोफेसर तारक भुट्टा उसके चेयरमैन थे। कुछ अर्सा तक उसने काम किया, बाद में उसमें इख्तलाफात शुरू हो गए तो उस कौंसिल ने अपने 4 मेंबर्स को क्या इख्तलाफात थे? खारिज कर दिया। इख्तलाफात पॉलिसी इश्यूज पे थे। कहीं ये वही इख्तलाफात तो नहीं जिसकी वजह से जो है वो कमिश्नर बनना पड़ा? शायद ऐसी ही सूरत हाल हो। तो 4 जो मेंबर थे जो लर्नड प्रोफेसर थे, सूबों से नुमाइंदगी भी थी उसमें, तो उसका तकरीबन ज़्यादा सेटअप डेमोक्रेटिक था चूँकि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे नॉमिनेटेड मेंबर्स में से। और नॉमिनेशन में सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास अख्तियार नहीं था बल्कि सूबों ने अपनी नुमाइंदगी दी थी जो वज़ीर आला ने नॉमिनेट किए थे लोग। तो इस तरह से वो 17 मेंबर कौंसिल बनी। तो उनको क्या नामजदगियों पे एतराज था कि फलां जगह से क्यों किया और फलां जगह से क्यों नहीं, नहीं किया? जैसे किसी को भी एतराज नहीं था, वो कौंसिल बन गई। प्रेस कौंसिल में भी रौला रहा है। लेकिन कौंसिल में जो एक्चुअली पीटीआई चूंकि नई गवर्नमेंट आई थी तो ये अपने मंशूर पे अमल दरामद के लिए उसको खास तरीके से चलाना चाहती थी। तो जो मेंबर उससे इख्तलाफ करते थे वो फिर 4 मेंबर्स जो है उनको निकाल दिया गया। वो 4 मेंबर्स को निकाला तो इंटरनेशनली भी सूरत है। 4 मेंबर कौन कौन से थे? 4 मेंबर में प्रोफेसर शोएब शाह साहब थे। ये कहाँ से थे? ये थे प्राइवेट एक इंस्टीट्यूशन है इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज, वहाँ से थे। अच्छा। एक मेंबर शफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन से थे, एक मेंबर सिंध से थे और एक मेंबर बलूचिस्तान से थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंजीनियरिंग काउंसिल के ऊपर भी इन्होंने चेयरमैन लगा रखा है अपना, प्रेस काउंसिल के ऊपर भी चेयरमैन लगा रखा है, डॉक्टर्स की जो पीएमडीसी है उसके ऊपर भी एक चेयरमैन बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि इसके नीचे काउंसिल ही रहे या काउंसिल के खदोखाल चेंज हो जाए, ऊपर चेयरमैन और नीचे काउंसिल मेंबर्स बाकी उसी तरह? ये जो नई बॉडी आई है ना, इसमें इन्होंने किसी स्टेक होल्डर को नहीं रखा। अच्छा, ये एक जो नई बॉडी आ रही है ये 9 मेंबर बॉडी होगी जो कि आजकल में आप सुन लेंगे नॉमिनेट हो जाएगी। इसमें 3 सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं। अच्छा, एनजीओ सेक्टर से? एनजीओ सेक्टर से आप कह सकते हैं। तो अब एनजीओ चलाएगी डॉक्टर्स को? 3 नुमाइंदे हो गए। पिछली दफा मसलन एक आर्टिस्ट भी थी उसमें। ऐसा तो नहीं कि ये हर चीज को एनजीओ समझ के चला रहे हैं? ऐसा हो सकता है। तो 3 सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे होंगे, 3 इसमें डॉक्टर्स होंगे, एक सर्जन जनरल होगा, एक कॉलेज ऑफ फिजिशियन के नुमाइंदे होंगे और एक डेंटल सर्जन होगा। तो इस तरह से 9 मेंबर काउंसिल है। इन्हीं में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन हुकूमत को अख्तियार होगा कि वो जब जी चाहे जिसको भी निकाल सके। तो इसमें बेसिकली जो पहले काउंसिल थी जो अब तक आती रही हैं, ये मेडिकल एजुकेशन को और मेडिकल प्रैक्टिस दोनों को रेगुलेट करती रही हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है, इमरान खान साहब अपने मंशूर के मुताबिक वो चाहते हैं कि सर्विसेज जो हैं, हेल्थ सर्विसेज लोगों को बगैर किसी खर्चे के उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जाए। उसके लिए वो एक ख़ास ढब से इंस्टीट्यूशन को बनाना चाहते हैं। और ये जो मेडिकल डेंटल काउंसिल है इसका ज़्यादातर ताल्लुक मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस से है, लेकिन हॉस्पिटल्स उस तरह से उनकी रेगुलेशन इसकी डोमेन में नहीं आती थी। जो कमीशन बना है इनका ज़्यादातर ट्रेंड हॉस्पिटलों को रेगुलेट करने का है और जो प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज है उनको ये रेगुलेट करना चाहते हैं। हम डॉक्टर साहब बिल्कुल इसी के ऊपर बात करेंगे कि आया इसके पीछे मजीद क्या वजूहत थी कि डेंटल काउंसिल को क्यों कमीशन में तब्दील किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद मियाँ, चेयरमैन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और हमें बता रहे हैं कि क्या वजूहत हैं। और हम इनसे आगे चल के ये भी जानेंगे कि जो कोरोना है, कोरोना के हवाले से जो है वो डॉक्टर्स क्या अपना रोल प्ले करेंगे। जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। हो रहा है सर?
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद मियाँ। आप चेयरमैन है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और हम इनसे बात कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं और इनसे जान रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को तब्दील कर दिया कमीशन में, और कमीशन के ऊपर वो जो है वो नामजद कर रहे हैं एक चेयरमैन, और चेयरमैन की नामजदगी कैसे होगी, कहाँ से आएगा, और उसके पीछे जो है वो सियासी वजूहत हैं या वाकई ज़रूरत थी इसकी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि खान साहब का एक अपना विजन है या खान साहब अपनी चीज़ों को जो है वो लेके चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि खान साहब को किसी ने गलत मशवरा दे दिया है या खान साहब को किसी ने जो है वो, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खान साहब जिनको खुद नहीं समझते, वो जो है वो हेल्थ मिनिस्टर पे जो है वो ज़्यादा एतबार करते हैं। अब मुझे बताइए हेल्थ मिनिस्टर का इसमें क्या रोल है, क्योंकि मुझे वो कहीं कहीं मशकूक दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि उनकी कोई कहानी है इसके अंदर। पहले हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो तो जा चुके हैं, नए हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो शौकत खानम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और वो आइडियलाइज करते हैं। शौकत खानम की अपनी एक सर्विसेज है, कैंसर हॉस्पिटल बना, लोगों को बहुत खदमात हासिल हुई, उसमें कुछ लोग हैं जो ज़कात डिजर्विंग होते हैं। तो आपको लगता है कि इनको ये जो वजारत दी गई इसी वजह से दी गई कि ये कि इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं? हाँ, उनकी एक ही क्वालिटी थी क्योंकि वो शौकत खानम हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, पहले आप मानते हैं इस बात? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक। टैलेंट उनका अपनी जगह, एक्सपीरियंस अपनी जगह है, लेकिन ये WHO के साथ भी तो रहे हैं ना? WHO साहब वो थे, मिर्जा साहब जो चले गए, ये नहीं रहे। हाँ, वो थे, वो चले गए, वो तो चले गए, ही हैज लेफ्ट, उनकी जगह ये आए हैं। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये। अच्छा, ये नहीं रहे? नहीं, ये एमएलए नहीं। इनका ये कोई इनका क्या है, इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या है? ये कंसल्टेंट हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल पिछले कई सालों से ये चला रहे हैं और बड़ा अच्छा चला रहे हैं, वो गवर्नेंस उनकी ठीक है, लेकिन वो एक लिमिटेड रोल है और लिमिटेड जो वो होते हैं मरीज वो वहाँ पर आते हैं, तो मतलब हंड्रेड्स में होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि म्यू हॉस्पिटल को भी शौकत खानम जैसा बना दें, तो वो 45-50,000 पेशेंट जो डेली आते हैं म्यू हॉस्पिटल में, और उनको उसकी लोकेशन देखें, फिर उसकी जो है उसके बाद उसके बाकी चीज़ें देखें, और उसके साथ आप देखें ना अंदरूनी लाहौर है, इस तरफ जो है, इस तरफ देखें जो है वो सारा आपको पाथी ग्राउंड नज़र आएगा, और वो जो फ्लिमिंग रोड है और वो सारा, मतलब कि वो सारी की सारी आबादी उस तरफ आनी है। और शौकत खानम की इर्द गिर्द की सराउंडिंग देख लें, थोड़ा डिफरेंट है, पोश माहौल है, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है, मुश्किल हो जाएगा। तो उनका आइडियल है कि सारे सब दुनिया के हॉस्पिटल शौकत खानम जैसे होने चाहिए, और होने चाहिए, बिल्कुल हमारे भी ख्वाब है, हम भी चाहते हैं कि होने चाहिए, लेकिन ये कि ये ख्वाब ही है, आप लगता है कि ताबीर नहीं हो सकेगी? बहुत मुश्किल है। MTI इन्होंने बनाया, 5 साल तक इनकी अपनी गवर्नमेंट रही KPK में, और उसमें कोशिश करते रहे कि उसको हम एनफोर्स करें तमाम हॉस्पिटलों में, लेकिन को इन्होंने ठीक किया, लेकिन डॉक्टर के निज़ाम को नहीं ठीक से कर सके। डॉक्टर साहब, ये जो हम देखते हैं कुछ अरसे के बाद हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर जो है ये हड़ताल पे चले जाते हैं। पेशावर में भी इन्होंने ब्लैकमेलिंग की, लाहौर में भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। ये क्या है, कोई आपकी एसोसिएशन इसके लिए कोई काम कर रही है? यकीनन असल में डॉक्टर सोसाइटी का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है। टॉप ग्रेड्स जो हैं वो मेडिकल में जाते हैं, और पाकिस्तान में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट जो कम्युनिटी है, सबसे बड़ी स्पेशलिस्ट कम्युनिटी जो है वो डॉक्टर्स है नंबर 1 पे, और जो लॉयर्स हैं और जो इंजीनियर हैं, दे आर लेस देन 1% ऑफ देयर कम्युनिटी, उनमें स्पेशलाइज जो है बहुत कम है। बिल्कुल। तो वो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं और उसी में वो एंड तक चले जाते हैं। जो है ये सारे के सारे उठ के इधर क्यों आ रहे हैं? मैंने देखा कि ज़्यादातर जो आपके CSSP ऑफिसर्स हैं या PCS पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम देते हैं, डॉक्टर्स जो है वो पास भी कर लेते हैं। ज़ाहिर बात उनका पढ़ने का एक रुझान होता है, एक टेंडेंसी होती है उनके अंदर बैठ के पढ़ने की, वो इस तरफ आ जाते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी में भी डॉक्टर्स ही बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, तो क्या डॉक्टर अपने डॉक्टरों के लिए कुछ नहीं कर रहे? डॉक्टरों को करना चाहिए, लेकिन वो डॉक्टरों में कम्युनिटी फीलिंग्स नहीं है। एक तो उनकी सारी की सारी ट्रेनिंग बड़ी एथिकल तरीके से हुई होती है, वर्कोलिक होते हैं। आपको बहुत कम डॉक्टर ऐसे मिलेंगे जो कि अपनी लाइफ में वर्कोलिक होते हैं, काम करते हैं, गिविंग एंड पे होते हैं,
सर्विस प्रोवाइडर होते हैं डॉक्टर्स आमतौर पे, वो CSS में भी जाते हैं तो वो फिर वहाँ शाइन करते हैं और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो उनका उसको वो पूरा अदा करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग बड़ी टफ होती है। किसी भी ट्रेनिंग में आपकी 72 घंटे 48 घंटे कंटिन्यूस नॉन स्टॉप ड्यूटियाँ करना, फिर टफ से टफ गंदे से गंदे हालात में उन्होंने काम करना है। और डॉक्टर जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी को सर्विसेज, चाहे कुछ हो जाए। हड़ताल ज़रूर करते हैं, लेकिन वो हड़ताल किसी जगह कोई बहुत बड़ा इशू हो गया तो वो हड़ताल कर देंगे, लेकिन कभी भी इमरजेंसीज बंद नहीं हुई। पैसे मांगते रहते हैं, कहते हैं पैसे बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो। कितने पैसे बढ़ा दें इनके काम करने लगे? पैसे मांगते नहीं है, वो तनख्वाह मांगते हैं और कई तनख्वाह जगह पे ही, तनख्वाह भी नहीं तनख्वाह तो मिलती, बगैर तनख्वाह के भी काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो असल में जिस तरह मैंने से आज तक कोई डॉक्टर बगैर फीस के मरीज देखते हुए कम देखा है। नहीं, बहुत से ऑनरेरी हाउस ऑफिसर, ऑनरेरी बेतहाशा ऑनरेरी हाउस ऑफिसर हैं, बेतहाशा ट्रेनीज ऑनरेरी काम करते हैं, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन ऑनरेरी होते हैं। हाँ, लेकिन अर्थक्वेक के दिनों में जल्जला जब बहुत ज़्यादा ईमान ताज़ा होता है उस वक्त ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, अदरवाइज तो बहुत मैंने कम देखा है डॉक्टर साहब। शायद आपका एक्सपीरियंस हो ऐसा, मैं कोई सारे फरिश्ते नहीं होते, हर तरह के लोग होते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में से ही हैं, हमारे ही बहन भाई बच्चे, हमारे सारे एल्डर्स और यंग सारे यही लोग हैं डॉक्टर। लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान के डॉक्टरों ने अपना लोहा मनवाया है, इसमें कोई शक नहीं, वर्ल्ड ओवर। इसमें कोई शक नहीं। आप देखें कि अमेरिका जो है वो हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, मैंने देखा है कि उनके यहाँ डॉक्टर्स कम बनते हैं या वो जी, तो उनको जो है वो कम करते हैं, वो मतलब है कि वहाँ प्रायोरिटीज और है। वहाँ नंबर 1 प्रायोरिटी किसी प्रोफेशन की डॉक्टर बनना नहीं है, प्रोफेशनल की। वहाँ पर लोग आर्मी को पसंद करते हैं, बिजनेस में जाते हैं और चीज़ें इस तरह, तो इसलिए फिर उनको डॉक्टर्स लेने पड़ते हैं बाहर से, दुनिया से। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने कि अच्छा, उनका R&D पे बहुत ज़्यादा बजट है, $65 बिलियन। आप देखें कि अमेरिका लगा रहा है, इतना ही जो है वो चाइना लगा रहा है। आपका टोटल $5 बिलियन अपना $5 बिलियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान का बजट है। 5 बिलियन में आप क्या करेंगे मुझे बताएं? R&D में कोरोना की दवाई तो हम निकाल नहीं सके, क्या करेंगे? R&D तो बड़ी दूर की बात है। हमारा हम हेल्थ पे अभी जस्ट वी हैव टच्ड 1%। हेल्थ और एजुकेशन पे हम यूएन के मेंबर हैं। हाँ, हमने और हम सिग्नेटरीज हैं और 7% हमने 7% तक हेल्थ पे लगाना है, 7% एजुकेशन पे, लेकिन हम नहीं लगा रहे। एजुकेशन में थोड़ा ज्यादा, हेल्थ पे हमने जस्ट हम 3.7 है, इसमें तो 1% से ऊपर जा ही नहीं रहे हम जा ही नहीं रहे। ऊपर से हमने हेल्थ को प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दिया, उन्होंने बेड़ा कर दिया कराची के। हम चाहते हैं कि हेल्थ प्राइवेटाइज हो जाए, तो ये बड़े ही डिफिकल्ट होगा। यही MTI का है कि जो हर हॉस्पिटल अपनी इनकम करे और अपना खर्चा खुद उठाए और गवर्नमेंट को हॉस्पिटल पे कुछ ना, यही पर्पज़ है। और जो मेडिकल कमीशन बन रहा है उसकी भी मेन थीम यही है कि ये मेडिकल प्रैक्टिस को और हॉस्पिटलों को रेगुलेट करेगा और मे बी के MTI फोर्सफुली नाफज करवाया जाएगा। जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट है फोर्सफुली उसको नाफज करेगी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं ज़रा कोरोना की तरफ। कोरोना आपको पता है इस वक्त जो हमारी जान को आया हुआ है, कोरोना के वार बड़ी तेज़ी से जारी हैं, लोग जो हैं वो बेचारे तंग आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कब तक ख़त्म हो जाएगा ये? एक्चुअली कोरोना का जब से हम वास्ता पड़ा है तो पूरी कौम हालत जंग में है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब एक फ़ौज जंगी हालत में होते हुए भी सो जाए, आराम करने लगे, सुस्ताने लगे, तो जाहिर है वो जो उसका नतीजा निकलना है वो तो निकलना है। अभी तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन बंद हो रहे, फिर बंद होना शुरू हो गए हैं। और दोबारा जिस तरह के एक प्रेडिक्शन थी कि नवंबर में इसकी बहुत बड़ी इन्वेजन होगी दोबारा, अल्लाह करे ना हो जी। लेकिन जिस तरह से कि मौसम भी बदलेगा, सर्दी आ जाएगी, लोगों को ज़्यादा चांसेस होंगे चेस्ट इन्फेक्शंस के, नमोनिया के, तो इसके इन्फ्लेक्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं हर नज़ला, हर जुकाम, हर खांसी कोरोना नहीं है। अब ये आजकल हमारे यहाँ वैसे आपको पता है कि खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन का एक चल रहा है, एक सीज़न चल रहा है और ये सीजनल है, आगे आ जाएंगे। आपको पता है कि जैसे मौसम चेंज होता है, लोग ठंडा पीना ज़्यादा करते हैं, ठंडा गर्म, तो उसकी वजह से भी जो है वो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये कोरोना है या कुछ और है? एक्चुअली तो इसके सिम्टम्स ही होते हैं और उसके बाद कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर जो बड़ा टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते वो एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। और एक्चुअल तो पूरा टेस्ट ही कराना चाहिए, PCR टेस्ट जो होता है, तो उसी से सही पता चलता है। सिम्टम्स तो मिलते हैं और इसकी सिर्फ यही नहीं है, ये जो चेस्ट इन्फेक्शन है या नमोनिया
या खांसी नज़ला ज़ुकाम सिर्फ यही नहीं होता, बाज़ औक़ात ये एक डिफरेंट तरीके से, बाज़ औक़ात जिल्द पे इफेक्ट करता है, बाज़ औक़ात आंखों पे करता है। इसकी वैरायटी है इसकी प्रेजेंटेशन की, इसकी जो हाज़िर होने की जो तरीक़ेकार है ना, वो तरीका वारदात इसका बड़ा डिफरेंट है। इटली में जो रिपोर्ट सामने आई थी, मुझे मेरी नज़रों से गुजरी और मैंने कुछ वायरोलॉजिस्ट जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल, मैंने उनसे बात भी की थी, तो पता ये चला कि ये आपकी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर जाके इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ करता है, देन ये आपके खून को थिक कर देता है और उससे भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होते हैं। ये आपके थ्रोट से कानों की तरफ चला जाता है, ब्रेन में भी जा सकता है। यकीनन ऐसा हो सकता है। इटली वालों ने जो ऑटोप्सीज की थी, इटली, जर्मनी और चाइना ने जी, और उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद ये मालूम किया था कि हमारे यहाँ इसकी कौन सी शक्ल है, हमारे यहाँ इसकी कौन सी वैरायटी है। तो मैंने खुद, मैं चूँकि मेरा तल्लक भी इसी शोबे से है, तो मैंने खुद गवर्नमेंट को ऑफ़र की थी कि हमें यहाँ पर ऑटोप्सीज करनी चाहिए ताकि हम जल्दी नतीजे तक पहुँच जाएंगे। हम हिट एंड ट्रायल में चल रहे हैं अब तक। पेशेंट हमारे कुलीग थे वाइस चांसलर निश्तर के मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो ठीक ठाक थे, तो उनको इन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल में वेंटिलेटर पे लगा दिया एंड ही डाइड ऑन वेंटिलेटर। मैं समझता हूँ कि वो वेंटिलेटर पे ना लगाए जाते तो वो बच सकते थे। तो हर इलाज का एक ही तरीक़ेकार नहीं होता, और हमारे यहाँ जौन सी किस्म इसकी चल रही है, किस्में चल रही हैं, उनको ट्रेस करना और ट्रैक करना बड़ा ज़रूरी था। तो जो कंट्रीज़ रिसर्च में आगे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उन्होंने इस पे काम किया है। तो आपको लगता है कि इसकी जो विलोलेंसी है या इसकी जो साख्त है वो पूरी दुनिया में एक है, ये डिफरेंट है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है? कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जो चाइना में आया, इंडिया में और पाकिस्तान में देखें हम तो बिल्कुल साथ साथ हैं, आबो हवा भी एक जैसी है, लोग भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, खुराक थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। बेसिकली जहाँ अल्लाह की तरफ से है या? हाँ, अल्लाह की तरफ से भी है। यकीनन पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक कोरोना को वो डैमेज नहीं किया कोरोना ने पाकिस्तान में जितना कि इंडिया में किया, जितना अमेरिका में हुआ। बेसिकली एक ये भी शक है कि चूँकि इंडिया में अल्कोहलिक्स लोग ज़्यादा होते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, यहाँ पर कंपैरेटिवली कम पीते हैं, तो अल्कोहलिक्स में जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर इसकी वजह ज़्यादा हो। एक जैसी आबादी है हमारी, लेकिन वहाँ पर इसके ज़्यादा असरात है। दूसरा ये है कि जो समझदार हमारी कौम, ठीक है हम स्टबन हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन जब लोगों को अपना इंटरेस्ट नज़र आए ज़ाती, तो फिर हम उसको फॉलो भी करते हैं। तो लोगों ने काफ़ी हद तक फॉलो भी किया है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये कॉन्टैक्ट बॉर्न है। अगर ये एयर बॉर्न होती या ये वाटर बॉर्न होती तो अब तक मतलब लाखों लोग हर मुल्क में मर चुके होते। कॉन्टैक्ट हमारे बस में है कि हम कॉन्टैक्ट ना रखें। बहुत सारे लोग जो उम्र में ज़्यादा थे घरों से निकले ही नहीं। अब ऐसा मैं जानता हूँ कि 6-6 महीने से लोग घर से नहीं निकले और किसी से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, सलाम नहीं लिया, मार्केट जाना छोड़ दिया, और नहीं वो तो बच गए। लेकिन मैंने देखा कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात भी की, उन्होंने जो भी मय्यज़ थे वो पूरे के पूरे जो प्रोटोकॉल्स थे उसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया, लेकिन उसके बावजूद हो गया। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही होती है, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट बाज़ वक़्त घर में आ जाता है। घरों में आमतौर पर मुलाजमें जो काम करने वाली हैं, जो तमाम घरों में जाती हैं, वो हो सकता है। अब बच्चे हैं स्कूलों में जा रहे हैं और ये बड़ी डेंजरस सूरत हाल है। बड़ा इसको क्लियरली अभी भी आ रहा था सेंट्रल जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, उनका कि हम 22 तारीख को दोबारा इस पे गौर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इसको रिव्यू कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, आगे का लाया मिलकर। आपको लगता है कि दोबारा जो है ये जाएंगे लॉकडाउन में या कुछ इस तरह? मुझे लगता है कि लॉकडाउन में जाएंगे, जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा अब चूंकि हमारी बात चली कौंसिल से कमीशन और फिर कमीशन से होती हुई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से होती हुई कोरोना पे आ गई। अब कोरोना जो है वो आपको पता है कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ खोल रही हैं, स्टूडेंट्स जो है उन्होंने अल्टीमेटली अपने स्कूलों में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। पेरेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं। आप क्या बताएंगे कि क्या करें ऐसा कि कम से कम जो है नुकसान हो हमारा? एक तो 3 काम करने हैं कि ज़्यादा क्लोज ना बैठें, घर में भी है तो थोड़ा डिस्टेंस रखें, हैंड वॉश करें और मास्क पहने। ये 3 चीज़ें हैं बार बार, और ये 3 चीज़ें हैं, और इसमें इस पे रिलीजियसली अमल करें, सख्ती से अमल करें। मास्क तो डॉक्टर साहब इन्होंने तब नहीं पहना जब जून जुलाई थी, लोग तब नहीं पहनते थे, अभी किधर पहनेंगे? मास्क पहनना वाकई क्या बहुत ज़रूरी है
मास्क अपनी भी हिफाजत करता है और दूसरे की मास्क भी। दूसरे की भी हिफाजत करता अच्छा, अमेरिका में एक ये भी एक आवाज़ उठी थी कि जी मास्क नहीं पहनेंगे हम, मास्क पहनना जो है वो मतलब बहुत सारे माहिरीन का भी कहना था कि मास्क पहनना जो है वो उससे कोरोना का कोई ऐसा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है या है। नहीं, मैं इसको नहीं मानता और अमेरिका ने भी इससे विड्रा कर लिया था। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले कहा था कि जी मास्क मैं नहीं पहनूंगा। जी? फिर जब वो खुद अफेक्ट होने लगे और जब उन्होंने तस्लीम किया कि मास्क पहनना चाहिए, तो ये कोई अच्छा नोशन नहीं है, अच्छी बयानिया नहीं है कि मास्क ना पहने। मास्क पहनने में कोई खर्च नहीं होता। मास्क पहनने में आप, एक तो सबसे ज़रूरी बात है कि अगर कोई डाउटफुल केस है ना घर में, आपके ऑफिस में, आपकी फैमिली में, उसको फ़ौरन आइसोलेट कर दें। इस पे डिपेंड ना करें, उस पर कोई स्लैकनेस ना दिखाएं। जब तक उसका टेस्ट हो कि वो नेगेटिव नहीं हो जाता, उसको आइसोलेट रखें। डॉक्टर साहब, जैसे बाकी ज़ुकाम या खांसी या वो है, छींक मारने से जरासीम आगे पहुंचते हैं, बात करने से भी हो सकता है? बात करने से भी होता है। बात करने से भी हो सकता बात करने से है। तो इसका मतलब वायरस इतना पावरफुल है कि अगर हम बात करेंगे तो वो मुंह से निकल के हवा में मुअल्लक हो जाएगा और दूसरे तक ट्रैवल कर सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। हमारे यहाँ चूंकि अभी गर्मी रही है, टेम्परेचर रहा है, तो हवा में मुअल्लक की हद तक जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जल्दी गर्मी की वजह से, धूप की वजह से वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये एक एडवांटेज होता है हमारे देहातों में कोरोना बहुत कम है, बहुत कम है। दूर दूर तक कोरोना का निशान नहीं है, मीलों तक। और उसमें मेरा ख्याल टेम्परेचर का भी रोल है, कुछ लोगों की सेहतें भी अच्छी हैं, ग़ज़ा का भी रोल है उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो दुनिया में देखा जाए तो वो 5% से भी ऊपर गया है। 3 to 5% वेरी कर रहा था, कहीं पे इससे भी ऊपर जो है वो 7% तक भी गया। लेकिन पाकिस्तान में तो ये मोर्टेलिटी बहुत थोड़ी रही है, कुछ शायद 1 point something या 2.2 समथिंग के करीब रही है। यकीनन दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे काफ़ी गवर्नमेंट ने अच्छा सिस्टम बनाया है डेटा कलेक्शन का, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग छुप भी जाते हैं। बहुत महलों में देखा है पूरा पूरा घर इन्वॉल्व है, लेकिन गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं आने देते। कुछ डेथ्स हुई हैं वो भी रिपोर्ट नहीं हुई। तो फिर ये है कि कुछ है लोगों में, चूँकि हमारे BCG वैक्सीनेशन वगैरह होती है, जिन घरों में फैमिलीज़ में वैक्सीनेशन हुई है उसका भी इसके ऊपर असर है। तो ये जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, वैक्सीन निकल आएगी और ऐसी वैक्सीन जो कब तक एक्सपेक्टेड है? 5 बड़ी कंपनियां जिनके बारे में कहा जा रहा है, मैं वो देख रहा था उनकी रिपोर्ट जो है, कि उसमें से 3 तो उन्होंने अपना 3rd स्टेज जो है वो क्रॉस कर ली है। रशिया ने तो कह दिया था कि हम जो है वो अक्टूबर में लॉन्च कर रहे हैं इसको। डू यू थिंक कि ये अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगी इसकी, या ये फरवरी की जो बात वो रशिया में जो ट्रेट है इसका या जो वैरायटी है मे बी उस पर इफेक्टिव हो। असल वैक्सीन तो जब तक यूनिवर्सली इफेक्टिव नहीं होगी, तमाम इसकी वैरायटीज़ जो हैं, अभी तो कहते हैं 40 से ज़्यादा वैरायटीज़ इसकी आ चुकी हैं, हर वैरायटी जो है उस पर वो नहीं असर करेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे रीजनल वैक्सीन आप कहें वो तो बहुत निकल आई हैं, दावे किए हैं। इजराइल ने भी दावा किया था, रशिया ने भी दावा किया है, चाइना ने भी कहा है। चाइना ने भी किया है। लेकिन जो चाइना में जो ट्रेट है, जो चाइना में जो किस्म है, उसके लिए वो इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन वर्ल्ड ओवर नहीं है। तो आप क्या समझते हो, होपफुली कब तक एक्सपेक्टेड है वैक्सीन? अब कहते हैं कि इसमें 6-8 महीने और लग सकते हैं। 6-8 महीने लग सकते हैं जी। तो हम 6-8 महीने अब क्या करेंगे? अगली इनिंग फिर जो है वो कोरोना जीतेगा हमसे? कोरोना तो नहीं जीता, हम ही जीत गए हैं, चूंकि वो हम इंटरनेशनल उस हद तक यहाँ पर नहीं, हमसे मुराद ये कि इंसान, हम इंसान जो इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं, जो इस ग्लोब पे रहते हैं, अभी कहते हैं कि 6-8 महीने इनको लड़ना पड़ेगा ना नजर आने वाले वायरस से जो है यकीनन फिर घुटने टेकेंगे इसके आगे, यकीनन लड़ना पड़ेगा इनसे, फिर लड़ना पड़ेगा। सो आपका ख्याल है कि अगली इनिंग भी वो जीत सकता है अगर हमारी तैयारी ना हुई तो? हाँ, हमारी तैयारी ना हुई, चूँकि हम तंग आ गए हैं, घरों में बैठ के कारोबार बंद है, लोगों के मुआशी हालत बहुत बुरी हो गई है, तो हम रिएक्शनरी होके अब हमने सब कुछ अलाउ कर दिया है। डॉक्टर साहब, आखिरी मिनट्स हैं हमारे पास और मैं आपसे क्विक रिस्पांस चाहता हूँ कि अब क्या लगता है आपको, ये जो कमीशन बना है, इस कमीशन के बनने से ये जो डेंटिस्ट्री है हमारे यहाँ, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है या ये बिल्कुल और भी नीचे चली जाएगी? ये तो प्रैक्टिस और टाइम बताएगा कि इसको कैसे है। इसको एक्चुअली इसको लिमिटेड नहीं करना चाहिए। ये ख्याल ये है कि ये कमीशन बन के इसका रोल लिमिटेड हो जाएगा और सिर्फ ये मेडिकल प्रैक्टिस को और हॉस्पिटलों को रेगुलेट करेगी, तो फिर बहुत बड़ी तबाही होगी, मेडिकल एजुकेशन बहुत पीछे चली जाएगी। और लास्ट और क्विक आंसर, वो मैं कोरोना के हवाले से, चूँकि मैं दोनों को लिंक करना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप ये मुझे बताइए कि क्या समझते हैं आप कि ये जो कोरोना है
अगर सर्दियां आती हैं तो हमारे यहाँ कोरोना कितना इंक्रीज होगा और कितनी हमारी मोर्टेलिटी जा सकती है, आप मुझे रफली थोड़ा सा बता सकते हैं, क्विक? केसेस बढ़ेंगे और मे बी पिछले जो पीक है उस पीक तक ना जाएं। उस तक न जाए। हाँ जी, लेकिन केसेस बढ़ेंगे। अब लोगों की एजुकेशन बहुत हो गई है, ट्रेनिंग हो गई है, टेम हो गए हैं लोग मोहतात भी बहुत हैं। तो उस वजह से जो पिछला मौसम था और जो पीछे जो आया है जनवरी फरवरी मार्च में, मे बी वो पीक ना आए। वो पीक ना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इन्हीं पॉजिटिव रिमार्क्स के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने एक तो कोरोना के हवाले से बताया हमें कि कोरोना जो है वो उससे आप बच सकते हैं और उसके बचने का वाहिद तरीका है वो है एहतियात, और एहतियात जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है। आपको एहतियात करनी है, कोरोना से अपने आप को बचाना है। इस दुआ के साथ कि अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।